हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पर्यावरण की अगली क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपके साथ चर्चा की थी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पिछली क्लास के अंतर्गत हमने आपको समझाई थी। आज हम इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, रॉक्स, चट्टाने नामक टॉपिक आज हमको कराना है। जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट आने हैं सबके सब आ जाइए ऑनलाइन फटाफट से। रीना मैम गुड आफ्टरनून, छवि मैम गुड आफ्टरनून, भारती जी गुड आफ्टरनून, नीलम जी गुड आफ्टरनून, विजय लक्ष्मी जी गुड आफ्टरनून, सभी स्टूडेंट्स सबको गुड आफ्टरनून। थैंक यू। गोलू मोलू जी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जितने भी आर्यन जी हेलो, जितने भी स्टूडेंट आने जल्द से जल्द आ जाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके सगा संबंधी हैं सबके पास इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक स्टार्ट करने वाले चट्टाने। जैसा कि कल की क्लास में भी हमने कहा था कि आज से एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस जो टॉपिक है, विविध जो टॉपिक है, उसकी एक टेबल आज हम कराएंगे तथा एक नई ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप किसी चीज को बड़ी आसानी से याद कर सके। यानी कि याद कराने वाला पोर्शन है वो आज की क्लास से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए जुड़े रहिए, बिल्कुल भी क्लास को अंत तक न छोड़िएगा। जितना भी हो सकेगा उतनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है। अजीत यादव जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, उर्वशी मैम गुड आफ्टरनून, रितु मैम बिल्कुल, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा आप लिख पाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए मैम, मैं आज की क्लास में बिल्कुल ध्यान रखूंगा, थोड़ा धीमा बोलूंगा जिससे कि आप लिख पाए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, जल्दी कमेंट लिख के बताइए। ठीक है, ओके ओके ओके, चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चट्टाने या रॉक्स। चट्टान या रॉक्स नामक टॉपिक आज हमको स्टार्ट करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कठोर हो चाहे विशाल, वो चट्टान कहलाता है। जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसे ही चट्टान नाम का शब्द सुनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि चट्टान पर्वत के बहुत बड़े टुकड़े होंगे और बहुत विशालकाय टुकड़े चट्टान कहलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम, वो सब के सब चट्टाने कहलाती हैं। चट्टाने खनिजों के मिश्रण से बनती हैं। किनके? मिनरल्स के मिश्रण से बनती है, मिनरल्स के सहयोग से बनती हैं। देखिए, खनिजों के सहयोग से, मिश्रण से चट्टानें निर्मित होती हैं। खनिजों को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं खनिजों को। अब आपके दिमाग में एक सवाल पुटअप हो रहा है कि खनिज आखिरकार होते क्या हैं? व्हाट आर द मिनरल्स? देखिए, खनिजों की चर्चा करेंगे हम। खनिज क्या होते हैं? देखिए, जो खनन से निकाला जाए, यानी कि जिसको खानों से, माइंस से खोद कर निकाला जाए, उसे कहते हैं खनिज। यानी कि इसकी अगर हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जियोलॉजिकल पार्ट से प्राप्त होते हैं, जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिन्हें किसी भी मानवीय क्रियाविधि के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, और जो ठोस होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। क्या क्या विशेषताएं मैंने बताई आपको? एक तो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होने चाहिए, दूसरा उसका निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए, तीसरा वो ठोस होने चाहिए, और चौथा उनको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकना चाहिए। तब जाकर वो पदार्थ खनिज कहलाता है। और बहुत सारे खनिज पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लगभग 2000 खनिज पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन इन 2000 खनिजों में से 24 खनिज को ही
चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा दी जाती है। यानी कि मुख्यतया 24 खनिज ही चट्टानों के निर्माण में विशेष तौर पर सहयोग देते हैं। खनिजों के अगर उदाहरणों की बात करें तो खनिजों के उदाहरण आपने सुन रखे होंगे। देखिए, कोयला, लोहा, अब्रक, बॉक्साइट, ये सारे के सारे खनिज हैं और इन खनिजों से मिलकर ही चट्टानें निर्मित होती हैं। किससे मिलकर बनती हैं चट्टानें? खनिजों से मिलकर बनती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खनिजों की परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैंने अभी अभी आपके साथ चर्चा की कि पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 2000 के आसपास खनिज पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं। कितने खनिज? 2000 के आसपास। और 2000 में से जो चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा दी जाती है, चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा जिनको दी जाती है उनकी संख्या कितनी है? मात्र 24। और इन 24 में से भी 6 खनिज काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। किसमें? चट्टानों के निर्माण में, जिनमें फेल्सपार, पायरोक्सिन्स, अब्रक, इन खनिजों की विशेष भूमिका है। खनिजों के कुछ वर्ग भी होते हैं जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग चट्टानों के निर्माण में है वो सिलिकेट वर्ग और ऑक्साइड वर्ग की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। ये खनिजों के बारे में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। अब सीधे चलते हैं सीधे चलते हैं चट्टानों की ओर। जिस प्रकार देखिए, आपने बिस्किट खाए होंगे, बिस्किट, और बिस्किट जो होता है वो दूध, मैदा और चीनी से मिलकर बनता है। लेकिन एक बार जब वो ठोस रूप ले लेता है, बिस्किट का रूप ले लेता है, तो उसको तोड़ के आप दूध, मैदा और चीनी को अलग नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से चट्टानें खनिजों के मिश्रण से बनती है, लेकिन चट्टानों के मिलने के बाद आप उससे अलग अलग खनिज को अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा है कि चट्टानें खनिजों के अच्छे मिश्रण से बनती हैं उनको, और एक बार चट्टान निर्मित होने के बाद उसमें से दोबारा से खनिज उत्पन्न नहीं किए जा सकते। चलते हैं हम सीधे, अब बात करेंगे चट्टानों के प्रकार की, कि चट्टानें पृथ्वी में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, पृथ्वी पर कितने प्रकार की चट्टानें हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जी सुनैना जी, ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसका लेवल, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी टेट के लिए तो यूपी टेट के लिए ही रहेगा। काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा निश्चित तौर पर, आप सही कह रही हैं। और हम चलते हैं, अब सीधे हम चर्चा करेंगे चट्टानों के प्रकार की, कि चट्टानें पृथ्वी पर हम लोग कितने प्रकार की चट्टानों को देख पाते हैं। देखिए, अगर हम चर्चा करें चट्टानों की, तो चट्टानों के 3 रूप हम देखते हैं। देखिए, पहला रूप आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। दूसरा अवसादी चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक, या मेटामॉर्फिक रॉक। 3 प्रकार की चट्टानें हैं। तीनों प्रकार की चट्टानें आपके सामने हैं, इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। 3 प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। तीनों प्रकार की चट्टानों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन्हीं चट्टानों पर एक एक करके एक्सप्लेनेशन करनी है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? आग्नेय चट्टानों की। किसकी चर्चा करने वाले हैं हम? इग्नियस रॉक्स की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब हमें चर्चा करनी है कि आग्नेय चट्टान आखिरकार क्या होती है। आग्नेय चट्टान, देखिए, आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के जमाव के कारण होता है या मैग्मा के जमाव के कारण होता है। देखिए, लावा और मैग्मा एक ही चीज है। जब तक ये वो तरल पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ में रहता है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये तरल पदार्थ
पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित हो जाता है तब हम इसको लावा की संज्ञा देते हैं। चीज एक ही है, जब तक भूगर्भ में, जब तक मैग्मा और पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे लावा। इस चीज को बेसिक को समझते चलिएगा। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, उसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूं। और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पर ध्यान देता हूं। जी हां, शालू मौर्य जी, चट्टानों को शैल भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी। पृथ्वी क्या थी? शुरुआत में आग का गोला थी। पूरी पृथ्वी तप्त थी, जल रही थी। और इसमें ये ऊपर वाली परत जो है वो भी जल रही थी, वो भी तप्त थी, काफी तप्त थी। लेकिन समय के अनुसार धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होती चली गई। और पृथ्वी ठंडी होती चली गई तो ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी, ये वाली, ये ठोस होकर जम गई। क्या होकर जम गई? ठोस होकर जम गई। और पृथ्वी का अंदरूनी भाग अभी भी गर्म है। अंदरूनी भाग कैसा है? अभी भी गर्म है। लेकिन ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ठंडी होकर कैसी हो गई? जम गई। यानी कि जो पदार्थ यहां है, अंदर है, वही पदार्थ ऊपर था। बस अंतर कितना हुआ कि ऊपर वाला पदार्थ क्या है? ठोस होकर जम गया। और नीचे वाला, जो इससे नीचे जो मेंटल का ऊपरी भाग है, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला इलाका, जिसमें अर्ध तरल पदार्थ देखने को मिलते हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा यानी कि ये अंदर मैग्मा है और वो टेम्परेचर हाई होने के कारण अभी अर्ध तरल अवस्था में है, यानी कि थोड़ा गाढ़ी अवस्था में है। लेकिन जो वही मैग्मा जो ऊपर था वो ठंडा होकर ठोस रूप ले लिया उसने। कहने का तात्पर्य ये कि आग्नेय चट्टानें लावा के ठंडे होकर जमने के फलस्वरूप बनी है। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में, देखिए ये ऊपर वाली परत कल हमने चर्चा की थी, कौन सी है? क्रस्ट है। और क्रस्ट के निर्माण में किस चीज का योगदान है? लावा का। क्योंकि ये जो चीज है अंदर मैग्मा है ना, वही ऊपर था, लेकिन बस अंतर क्या है कि अंदर वाला जो मैग्मा है वो अभी भी अर्ध तरल अवस्था में गर्म है, और ऊपर वाला जो मैग्मा था वो ठोस होकर जम गया। और मैग्मा के कारण कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में आग्नेय चट्टानों का परसेंटेज कितना है? 90%। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में आग्नेय चट्टानों का योगदान कितना है? 90%। 90% योगदान है। सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी होगी? यही वाली चट्टान बनी होगी, आग्नेय चट्टान। यानी कि जो पृथ्वी धीरे 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 ठंडा हुई, और ठंडा हुई तो ऊपर वाला जो मैग्मा है उसने क्या रूप ले लिया? ठोस रूप ले लिया। और किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का, क्रस्ट का निर्माण हुआ। और सबसे पहले जिन तीनों चट्टानों में, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तीनों चट्टानों में जिस चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ वो चट्टान आग्नेय चट्टान ही है। इसीलिए इस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 3 विशेषताएं मैंने बताई आपको आग्नेय चट्टान की। पहली विशेषता ये बताई कि ज्वालामुखी के लावा के ठोस होकर ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप बनती है। दूसरी विशेषता मैंने ये बताई कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान इन्हीं चट्टानों का होता है। और तीसरी विशेषता मैंने ये बताई कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानों में जो चट्टान सबसे पहले बनी है वो चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। और इसीलिए इस चट्टान को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। अगली विशेषता की चर्चा करते हैं। जो इस चट्टान की चौथी विशेषता है वो यह है कि यह चट्टान क्रिस्टलाइज्ड है, रवेदार चट्टान है। ये चट्टानें कैसी हैं? रवेदार चट्टानें हैं।
कई प्रकार आग्नेय चट्टानों के कई प्रकार ऐसे हैं जो बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और कुछ प्रकार ऐसे जिसमें महीन महीन छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। लेकिन रवे पाए जाते ही हैं, और रवे पाए जाने के कारण इसको रवेदार चट्टान या क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी गर्म थी और वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो उस समय जीवन तो था नहीं। जीवन कब उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर? जब वो ऊपरी परत बिल्कुल ठंडी हो गई और ठोस होकर जम गई, तब जाकर इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय चट्टान। और जिस समय आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा था, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस होकर जम रही थी, उस समय जीवन नहीं था। और यही कारण है कि इन चट्टानों में जीवों के अवशेष यानी कि जीवावशेष यानी कि फॉसिल्स पाए नहीं जाते हैं। क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स या जीवों के अवशेष पाए नहीं जाते? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानों में परतें भी नहीं पाई जाती हैं, लेयर्स भी नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते? लेयर्स नहीं पाए जाते। जितनी भी पृथ्वी की ऊपरी परत है, क्रस्ट, वो लगभग एक साथ ठंडी होकर ठोस होकर जम रही थी। इसके कारण उसमें परतें नहीं पाई जाती। वो परतें नहीं पाई जाती, इसका मतलब क्या है कि आग्नेय चट्टानों में भी परतें नहीं पाई जाती हैं। ये आग्नेय चट्टानों में भी परतें नहीं पाई जाती हैं। अगर आग्नेय चट्टानों के प्रकारों की हम चर्चा करें, तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक अंतः यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टान, और दूसरी बाह्य आग्नेय चट्टान यानी कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानें, पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाई जाने वाली चट्टानें। 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं। एक आंतरिक भाग में पृथ्वी के में पाई जा रही है, और दूसरी बाह्य भाग में पाई जा रही है। और इस आग्नेय चट्टानों के अगर हम उदाहरण की बात करें, तो देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये प्रमुख उदाहरण हैं किसके? आग्नेय चट्टानों के। किसके? आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। उम्मीद करता हूं कि आग्नेय चट्टानें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं आपके कमेंट को एक बार देख लेता हूं। वंदना जी, क्या चीज कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप? पूजा जी, जी हां, आर्ट वालों के लिए है क्लास, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं। एक बार फिर से आपको आग्नेय चट्टानें समझाते हैं। देखिए, मैंने आपको आग्नेय चट्टानों के बारे में बताया कि आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के लावा के ठोस होकर जमने के कारण बनती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान जो है वो आग्नेय चट्टानों का है। तीसरा मैंने पॉइंट बताया आपको कि जितनी भी चट्टानें, में 3 प्रकार की चट्टानें बताई, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इन तीनों चट्टानों में जिस चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ वो चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। इसीलिए इस चट्टान को हमने क्या नाम दिया? प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक। इसके बाद मैंने आपको अगली चीज बताई कि ये चट्टान रवेदार चट्टान यानी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं, और इसीलिए इन चट्टानों को हमने क्या नाम दिया? रवेदार चट्टानें। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ये वाली बात मैंने बताई। फिर मैंने बताया आपको कि इन चट्टानों में लेयर्स या परतें भी नहीं पाई जाती हैं। और मैंने इन चट्टानों के 2 उदाहरण आपको आपके सामने रखे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या उदाहरण रखे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जी, अगर आपको फिर भी मेरी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बताइए।
ईशानवी मैम, जो पाताली और मध्यवर्ती चट्टान आपको बता रही हैं, वो मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टान दो प्रकार की हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक चट्टानों के अंतर्गत पाताली और मध्यवर्ती चट्टानें आती हैं, लेकिन उस लेवल पर आप मत जाइए, केवल इतना समझिए कि आग्नेय चट्टानों के जो मुख्य उदाहरण हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। चलिए, इसके बाद क्लियर है, आप सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रकार की चट्टानों पर चलते हैं। वो दूसरे प्रकार की चट्टान है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरे प्रकार की चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान, इनकी चर्चा करनी है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान जिन चट्टानों का होता है वो चट्टानें क्या कहलाती हैं? 90% योगदान जिन चट्टानों का होता है वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट पर पाई जाने वाली ज्यादातर चीजें आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है। और पृथ्वी के क्रस्ट पर आप देखने को क्या मिलता है? पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मान लिया कोई पर्वत है और ये पर्वत किससे मिलकर बना है? आग्नेय चट्टान से। और इस पर्वत पर आप जानते हैं बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, काफी ऊंचा होता है इसलिए। और जब ये बर्फ पिघलेगी, मेल्ट होगी, तो इससे क्या होगा? नदियों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नदियों का निर्माण होगा। और नदियां क्या करती हैं? पर्वत के टुकड़ों को काटते हुए अपने साथ लेके आती हैं। देखिए, पानी बहुत तीव्र फास्ट स्पीड से जब नीचे गिरेगा तो पर्वत के टुकड़ों को काटेगा और काटकर अपने साथ लेके आएगा। जैसे ही नदी ने मैदानी इलाके में प्रवेश किया तो बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े यहां जमा कर दिए और छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ी। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकरा टकरा के और महीन होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? और महीन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ रही है, ये पर्वत के टुकड़े छोटे छोटे रेत, बजरी, बालू के कणों में तब्दील होती जा रही है। किसमें? रेत, बजरी, बालू के कणों में, सैंड, क्ले और सिल्ट के कणों में तब्दील होते जा रहे हैं। जब इस नदी में पानी का लेवल बढ़ेगा तो नदी का पानी यहां तक फैलेगा, इस जगह तक। देखिए, इस जगह तक पानी फैलेगा। लेकिन जब पानी का लेवल कम होगा तो ऐसी स्थिति में पानी तो वहीं की वहीं आ जाएगा, लेकिन अपने साथ ये जो रेत, बजरी और बालू के कण लेके गई थी नदी, उन रेत, बजरी और बालू के कणों को यहीं पर जमा कर दिया जाएगा। और ये रेत, बजरी और बालू के कण जो नदी के द्वारा इस जगह पर जमा किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? अवसाद। क्या कहलाते हैं? अवसाद या सेडिमेंट्स। और इन अवसादों के कारण बनी हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की परिभाषा पढ़ें, परिभाषा देखें, तो परिभाषा क्या बनेगी? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में हुए अपर्दन, अपर्दन मतलब कटाव, इरोजन, जैसे यहां कटाव हुआ, अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, डिपोजिशन जैसे कि इन अवसादों का यहां जमाव किया नदी ने, तो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में हुए अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप बनी जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टान कहलाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे चर्चा की कि जो आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें हैं, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें हैं, उनमें क्या हुआ? अपर्दन और निक्षेपण,
अपर्दन मीन्स कटाव, इरोजन, और निक्षेपण मीन्स जमाव या डिपोजिशन। और इनमें इन दोनों प्रकार की चट्टानों में हुए अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो नई चट्टान बनी वो चट्टानें कौन सी हैं? अवसादी चट्टान। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इन्हीं की चर्चा करनी है। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ विशेषताओं की चर्चा करने वाले हैं। इसकी परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर हम चर्चा करें, पृथ्वी के क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर जो अवसादी चट्टानें हैं वो विस्तृत हैं। और मैंने अभी इससे पहले आग्नेय चट्टानों में आपको बताया था कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान आग्नेय चट्टानों का है। और यहां मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी के क्रस्ट के 75% भाग पर ये चट्टानें अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं। दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, ध्यान से समझिएगा, दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, और इस कंफ्यूजन को बिल्कुल मैं दूर कर देता हूं। इधर देखिए, मेरे शरीर का ज्यादातर भाग हड्डी, मांस और खून से मिलकर बना है, लेकिन मेरे शरीर के बहुत बड़े भाग पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कपड़े फैले हुए। क्या हैं? कपड़े। यानी कि शरीर बना हुआ किससे? हड्डी, मांस और खून से। और इस शरीर के ज्यादातर हिस्से पर, ज्यादातर शरीर पर फैला हुआ क्या है? ऊपर से कपड़े। ठीक इसी प्रकार क्रस्ट का जो निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानों का, उसमें 90% योगदान है। लेकिन उस क्रस्ट पर कपड़ों की भांति, देखिए कपड़ों की भांति 75% भाग पर जो फैली हुई है क्रस्ट के ऊपर, वो चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है वो? अवसादी चट्टान। उम्मीद करता हूं मैंने जो उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। जी, इसके बाद हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीज मैंने बताई। एक तो बताया कि आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनी चट्टानें अवसादी चट्टानें। और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे बताया कि अवसादी चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट के 75% भूभाग पर फैली हुई हैं, कपड़ों की भांति विस्तृत हैं, फैली हुई हैं। तीसरी बात, देखिए अवसादी चट्टानों के कारण ज्यादातर जो क्षेत्र निर्मित होता है वो कौन सा? मैदानी इलाका होता है। और मैदानी इलाके पर हम भी रहते हैं, गाय भी रहती है, भैंस भी रहती है, और जब हम मर जाते हैं तो दफन भी होते हैं। इसका मतलब क्या कि अवसादी चट्टानों में जब कभी बाई चांस किसी जमीन की खुदाई हो और उसमें क्या मिलेंगे? कंकाल। इसका मतलब क्या? जीवों के अवशेष पाए जा रहे हैं। इसमें क्या पाए जा रहे हैं? जीवावशेष पाए जा रहे हैं। देखिए, जीवावशेष, इस प्रकार की चट्टानों में जीवावशेष देखने को मिलते हैं, यानी जीवावशेष पाए जाते हैं। इसके बाद अगली विशेषता की चर्चा करें तो अवसादी चट्टानों में परतें भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? परतें भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि आगरा में वर्तमान जो लेयर है, वर्तमान जो स्तर है वो 50 साल पुराना है। यमुना नदी में 50 साल पहले बाढ़ आई थी, यानी कि कहने का मतलब 50 साल पहले बाढ़ आई थी। तो जब बाढ़ आई थी यमुना नदी में तो उसने क्या किया था? अवसादों का निक्षेपण कर दिया था। तो एक लेयर बनी, और जब कभी दोबारा आएगी तो फिर एक नई लेयर यमुना नदी बना देगी। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तीनों चट्टानों में, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तीनों चट्टानों में केवल अवसादी चट्टानें ही ऐसी हैं जिनमें जीवावशेष पाए जाते हैं और जिनमें परतें पाई जाती हैं। आग्नेय और रूपांतरित दोनों चट्टानों में न तो जीवावशेष पाए जाते हैं और ना ही परतें पाई जाती हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अक्सर कर एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं? आप सीधा सीधा आंख बंद करके आंसर लगाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लगा देंगे कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान, क्योंकि अवसादी चट्टानों में ही जीवावशेष पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानों में ही परतें पाई जाती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको।
जी मैं अभी विक्की सागर जी, मैं इसको चट्टानों के उदाहरण बताऊंगा। मैंने आग्नेय चट्टानों के उदाहरण अभी अभी आपको बताए और अवसादी चट्टानों के भी उदाहरण मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर हम अवसादी चट्टानों के उदाहरणों की चर्चा करें तो अवसादी चट्टानों के जो उदाहरण हैं वो देखिए यहां है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चौक एवं डोलोमाइट, चौक एवं डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, ये सारी की सारी चट्टानें अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये सारे के सारे अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक एंड डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमरेट और शेल, ये सभी की सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो चट्टान बची वो तीसरे प्रकार की चट्टान है रूपांतरित चट्टान। जैसा कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा लेकिन रूपांतरित चट्टान समझाने के बाद। रूपांतरित चट्टान समझा दूं फिर एक बार दोबारा से शुरू से लेकर इस टॉपिक को एक बार 5 मिनट में रिपीट करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम रूपांतरित चट्टान की ओर। और रूपांतरित चट्टान क्या है इसको देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, जितने भी स्टूडेंट आपके संपर्क में उनको फटाफट से जोड़िए। क्यों? क्योंकि एक नई चट्टान शुरू होने जा रही है। देखिए रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान क्या है इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि तापमान और दबाव, कौन सा? तापमान यानी कि टेम्परेचर और दबाव यानी कि प्रेशर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज के स्वरूप में, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तापमान की अगर बात करें तो बर्फ का उदाहरण हम ले लेते हैं। अगर हम बर्फ लें और बर्फ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो क्या बन जाएगी? पानी। और पानी का टेम्परेचर अगर गिर जाए तो क्या बन जाएगी? बर्फ। और बर्फ और पानी के दोनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है कि नहीं? दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है कि नहीं? एक ठोस और एक तरल होती है। यानी कि तापमान वो फैक्टर है जो किसी भी वस्तु के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। दूसरा दबाव की अगर हम बात करें, प्रेशर की अगर हम बात करें तो एक बंदा जो जिम जाता है जिस पे कोई प्रेशर नहीं है और बड़े माँ बाप के प्रेम में वो पल रहा है और अपना शरीर बना रहा है, बहुत धांसू शरीर उसने बना लिया और उसकी शादी हो गई, बेबी नौकरी के लिए दबाव डालने लगी और अंदर ही अंदर वो घुट रहा है और घुटते 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 वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल माचिस की तिल्ली की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माचिस की तिल्ली की तरह हो जाएगा। यानी कि दबाव अर्थात प्रेशर भी वो चीज है जो किसी वस्तु के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, संरचना में परिवर्तन ला सकती है। और तापमान और दबाव के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है तो जो नई चट्टान बनती है वो रूपांतरित चट्टान बनती है। कौन सी चट्टान बनती है? रूपांतरित चट्टान बनती है। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों के स्वरूप में तापमान और दबाव के कारण जब परिवर्तन होता है तो जो नई चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए इसके अगर हम उदाहरणों की चर्चा करें तो इसके उदाहरण हैं हीरा, संगमरमर, मार्बल यानी कि संगमरमर किसको बोलते हैं? मार्बल को। ये दोनों ही रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। किसके? रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। क्या है सबसे कठोर तत्व? इसका मतलब क्या है कि जो रूपांतरित चट्टान है
क्या रूपांतरित चट्टान है, ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टान है। सबसे क्या है, कठोर चट्टान। और जैसा कि मैंने अभी अभी अवसादी चट्टानों में बताया था कि जीवावशेष यानी कि जीवों के अवशेष न तो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं न रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं, केवल किस में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानों में ही मैंने आपको बताया था कि परतें भी केवल और केवल अवसादी चट्टानों में देखने को मिलती हैं, न आग्नेय में न रूपांतरित चट्टानों में देखने को मिलती हैं। यानी कि इसमें भी जीवों के अवशेष, जीवावशेष रूपांतरित चट्टानों में नहीं पाए जाते। परतों की अगर हम बात करें तो परतें भी रूपांतरित चट्टानों में नहीं पाई जाती और ये प्रकृति की सबसे कठोर चट्टानें हैं। और इनके उदाहरण मैंने आपको बताए हीरा और संगमरमर। इसमें हीरा जो बनता है वो कोयले के टेम्परेचर और प्रेशर में के कारण जब कोयले में परिवर्तन होता है तब जाकर हीरा बनता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हीरे का निर्माण किसके स्वरूप में परिवर्तन के कारण होता है, तो आंसर होगा कोयले के स्वरूप में परिवर्तन के कारण। और संगमरमर बनती है किसके कारण, चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट के स्वरूप में जब परिवर्तन होता है तो आपको मार्बल या संगमरमर देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। शशांक शेखर जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुस्कान मैम को भी समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही थी कि सर एक बार फिर से इस टॉपिक को रिपीट करा दीजिए, मैं अगले 5 मिनट में आपको जो भी 3 प्रकार की चट्टानें समझाई हैं, इन तीनों प्रकार की चट्टानों को अगले 5 मिनट में आपको एक बार दोबारा से समझाने जा रहा हूं। इसको समझिएगा और उसके बाद मैं यहां एक टेबल बनाऊंगा कि कौन सी चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो कौन सी चट्टान बनती है। काफी इंपॉर्टेंट है वो टेबल, लेकिन उस टेबल को कराऊंगा जब एक बार 5 मिनट में इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट करा दूंगा। देखिए, जो स्टूडेंट रह गए हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है या किसी भी कारण से उनकी समझ में नहीं आया है, वो एक बार दोबारा से समझें, मैं उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। इसके बाद तीसरी बार नहीं होगा, इसलिए खामखा की कमेंट पर ध्यान न देकर इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, देखिए आज की क्लास में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक कठोर या मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाता है। ऐसा नहीं है कि पर्वत के बहुत बड़े बड़े टुकड़े ही चट्टान कहलाते हैं। क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कठोर हो या मुलायम, चाहे वो सूक्ष्म हो या विशाल, वो सब चट्टान है। बालू का एक छोटा सा कण भी चट्टान है और पर्वत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी चट्टान है। यानी कि चट्टान कठोर भी हो सकती है, मुलायम भी, सूक्ष्म भी हो सकती है और विशाल भी। इसलिए अपने दिमाग में जो अवधारणा है कि पर्वत के बहुत बड़े बड़े टुकड़े ही चट्टान कहलाती है, इसको बदल लीजिएगा। चट्टानें हमेशा खनिजों के सम्मिश्रण से बनती हैं। किन से मिलकर बनती हैं? खनिजों से मिलकर बनती हैं। और खनिजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से यानी कि खानों से खोदकर निकाले जाएं, खनिज कहलाते हैं। खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, इनको मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, खनिज हमेशा ठोस होते हैं। और खनिजों के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो खनिजों के प्रकार मैंने बताए बॉक्साइट, कोयला, लोहा और अब्रक। इसके बाद हमने चर्चा की आपसे कि पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 2000 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उन 2000 प्रकार के खनिजों में केवल 24 खनिज ही ऐसे हैं जिनको चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा दी जाती है। और इन 24 में से भी 6 खनिजों का योगदान चट्टानों के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण है। और उसके उदाहरण मैंने आपको बताए, फेल्सपार, पायरोक्सिन्स और अभ्रक, ये 3 मैंने उदाहरण बताए जिनका
चट्टानों के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हमने चर्चा की कि चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के क्रस्ट पर जो पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उन तीनों प्रकार की चट्टानों के हमने नाम आपके सामने रखे। तीनों प्रकार की चट्टानों में पहले प्रकार की चट्टान जो है, बसंत यादव जी अभी भी नहीं आ रहा है, तो फिर इससे ज्यादा मैं क्या करूं बताइए। आपके सामने सारी चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको देखिए आप। तो चट्टाने को 3 प्रकार मैंने आपको बताए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की किसकी? आग्नेय चट्टानों की। किसकी चर्चा की? आग्नेय चट्टानों की। और आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने क्या बताया? कुछ विशेषताएं बताई, जैसे कि ज्वालामुखी के लावा के ठोस होकर, ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। कौन सी चट्टान कहलाती हैं? आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। इसके बाद हमने आपको चर्चा की कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान जिन चट्टानों का है वो योगदान आग्नेय चट्टानों का है। किनका? आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानों में जो चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई है वो चट्टान आग्नेय चट्टान है। इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक का नाम दिया जाता है। इसके बाद कुछ और विशेषताएं हमने आग्नेय चट्टानों की बताई, जैसे ये चट्टानें क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स हैं, यानी इनमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और क्रिस्टल्स पाए जाते हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रवेदार चट्टान या क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स इनको बोला जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया, चूंकि सबसे पहले यही चट्टानें निर्मित हुई हैं और जिस समय ये चट्टानें निर्मित हो रही थी उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था, इसीलिए जीवों के अवशेष इन चट्टानों में नहीं पाए जाते। और इन चट्टानों में परतें भी, लेयर्स भी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? लेयर्स भी नहीं पाई जाती। इन चट्टानों के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो 2 प्रकार हमने इन चट्टानों के बताए, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। आंतरिक के अंतर्गत ही 2 प्रकार की चट्टानें आ जाती हैं, एक पातालीय और एक मध्यवर्ती। एक कौन सी? पातालीय और दूसरी कौन सी? मध्यवर्ती। देखिए एक 2 मिनट का आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए प्लीज आप। स्टार्ट करिए फटाफट से। चलिए एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी और टेक्निकल मिस्टेक के कारण क्लास को 1 मिनट के लिए रोकना पड़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे आग्नेय चट्टानों की और आग्नेय चट्टानों के प्रकारों के बारे में मैं समझा रहा था कि आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान का मतलब है जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदरूनी भागों में पाई जाए, जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदरूनी भागों में पाई जाए तो आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। यानी कि जब ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही ठंडा होकर ठोस होकर जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और वो आग्नेय चट्टान कैसी होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान। जब वो मैग्मा काफी गहरे भागों में, बहुत ज्यादा गहराई पर
ठंडा होकर ठोस रूप ले ले तो वो चट्टान पातालीय चट्टान, पातालीय आग्नेय चट्टान कहलाती है, बहुत अधिक गहराई पर। यानी कि यहां पर क्या महत्वपूर्ण है, गहराई, काफी डीपनेस, काफी बहुत अधिक गहरे भागों में जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो पातालीय आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट। जिसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है। जिसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। और दूसरी जो आंतरिक आग्नेय चट्टान का जो दूसरा उदाहरण है वो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर से लावा छिद्रों की मदद से ऊपर आ रहा हो, देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा आप। जब ये देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, और क्रस्ट के अंदर क्या है, एस्थेनोस्फीयर जो मेंटल का ऊपरी भाग है। और देखिए इसमें नीचे मैग्मा है, और ये मैग्मा जब ऊपर आता है तो किसके माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में कुछ होल्स पाए जाते हैं और उन दरारों या छिद्रों के माध्यम से ही पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा प्रस्फुटित होता है। कहां पर, पृथ्वी के धरातल पर। कहां पर आता है, पृथ्वी के धरातल पर आता है। और जब कभी ये मैग्मा छिद्रों के अंदर ही यानी कि धरातल पर ना आ पाए और इन्हीं दरारों में ठोस होकर जम जाए, क्या, इन्हीं जो क्रस्ट के अंदर पाई जाने वाली जो दरारें हैं इन्हीं में ठोस होकर जम जाए, तो ऐसी स्थिति में जो चट्टान बनेगी वो चट्टान कौन सी बनेगी, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बनेगी, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लोकोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, ये सारी की सारी चट्टानें हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में काफी गहराई पर जाकर अगर मैग्मा ठोस हो जाए, ठंडा हो जाए और चट्टान का रूप ले ले तो पातालीय आग्नेय चट्टान कहलाएगी, और उसका उदाहरण ग्रेनाइट है। और पृथ्वी के क्रस्ट में जो दरारें पाई जाती हैं उन दरारों में मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले ले तो ऐसी स्थिति में मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान बनती हैं, और उसके उदाहरण लोकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ इत्यादि चीजें उसका उदाहरण है। और जब ये चट्टानें पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित हो जाती हैं, यानी कि जब लावा पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भागों में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी चट्टान बनती है, बाह्य आग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान बनती है। और इसके उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। क्या उदाहरण है इसका, बेसाल्ट इसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है, बेसाल्ट। उम्मीद करता हूं आग्नेय चट्टान आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने आपको जो चर्चा की वो चर्चा की अवसादी चट्टानों की। किनकी, अवसादी चट्टानों की। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका 90% भाग आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है, और आग्नेय चट्टानों में के कारण ही पर्वत, पठार इत्यादि संरचनाएं पृथ्वी के क्रस्ट पर निर्मित हुई हैं। मैंने यहां एक पर्वत का उदाहरण लिया। यह पर्वत है और इसके ऊपरी भाग में बर्फ जमी हुई है। जब ये बर्फ पिघलेगी तो नदी का निर्माण होगा, और नदी हमेशा पर्वत के टुकड़ों को काटते हुए अपने साथ लेकर आती है, जिनमें ये टुकड़े, पर्वत के टुकड़े आपस में टकरा के और महीन होते जा रहे हैं, और अंत तो गत्वा रेत, बजरी और बालू के कणों में वो तब्दील हो गए हैं। जब ये नदी बारिश के मौसम में, जब ये नदी उफान पे आएगी तो ये रेत, बजरी, बालू के कणों का आसपास के क्षेत्रों में क्या करेगी, जमा कर देगी, निक्षेपण कर देगी, और निक्षेपण करने के कारण क्या होगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। यानी कि मैंने इसको परिभाषा के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया कि जब आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है, तब जाकर जो नई चट्टान बनती है वो कौन सी है, अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान। इसके बाद
हमने आपको बताया कि अवसादी चट्टान पृथ्वी के क्रस्ट के 75% भाग पर, 75% भाग पर कपड़ों की भांति फैली हुई है। किसकी भांति? कपड़ों की भांति 75% भाग पर फैली हुई है। इसके बाद हमने बताया अवसादी चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानों में परतें भी यानी कि लेयर्स भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में परतें पाई जाती हैं और जीवावशेष पाए जाते हैं? तो केवल एक ही प्रकार है चट्टानों का, और वो चट्टानों का प्रकार है अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। चलिए, इसके बाद हमने आपसे अवसादी चट्टानों के उदाहरणों की चर्चा की, और उदाहरण मैंने बताया चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चौक एवं डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमरेट और शेल। ये सभी की सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम चले सीधे रूपांतरित चट्टानों की ओर, और रूपांतरित चट्टानों के बारे में हमने बताया था कि जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव के कारण स्वरूप परिवर्तित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो नई चट्टान बनती हैं वो कौन सी चट्टान बनती हैं? रूपांतरित चट्टान। देखिए, मैंने अभी बताया आपको, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव के कारण होने वाले स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टान बनती है वो कौन सी है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हमने बताए हीरा और संगमरमर, और जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, इसी आधार पर हमने क्या बताया कि रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टानें हैं। क्या? सबसे कठोर चट्टानें हैं। न तो इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं और ना ही इनमें परतें पाई जाती हैं। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हमने चर्चा की आपसे कि यहां पर जो हीरा बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? कोयले में होने वाले तापमान और दबाव के कारण होने वाले स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप हीरे का निर्माण होता है। यूपी पीजीटी लेवल पर इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसीलिए आप विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको 3 बार, कम से कम 3 बार चट्टानों को समझा चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जो चट्टानें अवसादी और आग्नेय, उन चट्टानों के जब स्वरूप में परिवर्तन होता है तो कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है। देखिए, अवसादी, ये टेबल आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवसादी चट्टानों के स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनी रूपांतरित चट्टानें। क्या? रूपांतरित चट्टानें, यानी कि ऐसी रूपांतरित चट्टानें जो अवसादी चट्टानों के स्वरूप में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप बनी हैं। एक तरफ आप डालेंगे अवसादी चट्टान और दूसरी तरफ आप डालेंगे उनके स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनी रूपांतरित चट्टान। कौन सी? रूपांतरित चट्टान। चलिए, देखिए, नंबर 1 शेल। शेल एक अवसादी चट्टान है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, और इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है तो बनती है स्लेट। कौन सी बनती है? स्लेट। इसके बाद दूसरा नंबर चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और चूना पत्थर में जब तापमान और दबाव के कारण स्वरूप परिवर्तन होता है तो बनती है संगमरमर। क्या बनता है? संगमरमर अर्थात मार्बल। तीसरा है चौक एवं डोलोमाइट, और चौक एवं डोलोमाइट के स्वरूप में जब परिवर्तन होता है तब भी जो चट्टान बनती है वो संगमरमर ही है। कौन सी? संगमरमर ही है। इसके बाद बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर के जब स्वरूप में परिवर्तन होता है तो आपको देखने को मिलती है क्वार्टजाइट। कौन सी? क्वार्टजाइट। और इसके बाद कॉन्ग्लोमरेट,
कांग्लोमरेट के स्वरूप में भी जब परिवर्तन होता है, कांग्लोमरेट भी अवसादी चट्टान है, और इसके स्वरूप में भी जब परिवर्तन होता है तो क्वार्टजाइट ही देखने को मिलती है। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस टेबल को आपको याद करना है, रटना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि संगमरमर निम्नलिखित में से किसके स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है, तो आप आंसर लगाएंगे चूना पत्थर। क्या आंसर लगाएंगे? चूना पत्थर या चौक एवं डोलोमाइट। स्लेट निम्नलिखित में से किसके स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है, तो शेल। और शेल क्या है? अवसादी चट्टान। यानी अवसादी चट्टानों के उदाहरण भी आप यहां पर देखने को मिल रहे हैं, या आपको रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं, और आपको यह भी पता चल रहा है कि किस अवसादी चट्टान के स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है। अगली पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे वो है कुछ आग्नेय चट्टानें। एक तरफ हम डालेंगे आग्नेय चट्टान और दूसरी तरफ हम डालेंगे उनके स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनी रूपांतरित चट्टानें। कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। यानी कि एक तरफ आग्नेय चट्टान, अब अभी हमने बताया कि अवसादी चट्टानों के स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आग्नेय चट्टानों के जब स्वरूप में परिवर्तन होता है तो कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है। यहां देखिए, पहली मैंने बताई थी आपको ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है नीस। कौन सी? नीस। और दूसरी हमने जो महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान बताई वो बताई बेसाल्ट, और बेसाल्ट के स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है सिस्ट और एम्फीबोलाइट। कौन सी? सिस्ट और एम्फीबोलाइट। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से, 2 मिनट, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद आपसे करता हूं। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं, और अब आज एक ट्रिक बताने का मौका आ गया है। आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, और उस ट्रिक की सहायता से आप मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन देशों से होकर गुजरती है उसको याद करेंगे। क्या याद करेंगे? मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए, मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री की रेखा मकर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। और ये 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है। और उन 10 देशों के अगर नाम याद करने हैं तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आपको याद रखना होगा। देखिए, अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में चिप डालकर, मोजे में चिप डालकर ब्राजील ले जाना, ब्राजील ले जाना। यानी कि एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में चिप डालकर ब्राजील ले जाना। अर्ज का मतलब अर्जेंटीना, बोत्सवाना मीन्स बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, ना फॉर नामीबिया, मोजे का मतलब मोजाम्बिक, और मे फॉर मेडागास्कर, ची फॉर चिली, और प फॉर पराग्वे, और ब्राजील फॉर ब्राजील। यानी कि ये 10 देश हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। पहला देश अर्जेंटीना, दूसरा देश बोत्सवाना, तीसरा देश दक्षिण अफ्रीका, चौथा देश ऑस्ट्रेलिया, पांचवां देश नामीबिया, छठवां देश मोजाम्बिक, सातवां देश मेडागास्कर, आठवां देश चिली, नवां देश पराग्वे और 10वां देश
ब्राजील। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये 10 देश जो मकर रेखा जिनसे होकर गुजरती है वो आपको याद हो जाएंगे, ये ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपको बहुत अच्छी तरीके से चट्टानें समझ में आई होंगी। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ फिर हम मिलेंगे कल। ध्यान रखिएगा 3 बजे आप सारे कामों से निवृत्त होकर तैयार रहिएगा। एक नया टॉपिक लेकर फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू, आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया, मेरी क्लास में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।